गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको गृह विज्ञान में पार्ट 8 का आगे का सेकेंड वीडियो पढ़ाऊंगी। आपका पर्यावरण प्रदूषण का जन जीवन पर प्रभाव लेसन है, जिसमें मैंने पहले आपको पढ़ाया, प्रस्तावना में बताया, फिर उसके बाद पर्यावरण का अर्थ तथा परिभाषा बताया। उसके बाद आपको पर्यावरण के भेद बताए थे, ये पर्यावरण से लाभ बताया था, पर्यावरण प्रदूषण होने के प्रमुख कारण बताए थे। फिर उसके बाद पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता बताया, फिर पर्यावरण संरक्षण के प्रकार बताए थे और बताया था पर्यावरण का जन जीवन पर क्या प्रभाव है। आज मैं आपको बताऊंगी पर्यावरण प्रदूषण। पृथ्वी के वातावरण की कुछ विशिष्ट विशेषताओं के कारण ही पृथ्वी पर मानव जीवन संभव हुआ है। स्पष्ट है कि जीवन के लिए आवश्यक घटकों का वातावरण में संतुलन बना रहता है। इस संतुलन के बिगड़ने पर जीवों को अपने जीवन प्रक्रिया चलाने में कठिनाई होने लगी है। अतः किसी भी प्रक्रिया के अभाव के फलस्वरूप इन घटकों में से किसी एक या अधिक या कम या ज़्यादा हो जाना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। उदाहरण के लिए कल कारखानों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में फैलकर मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करती है। वन प्राणदायक गैस ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। उनके कटाव के फलस्वरूप वातावरण में प्राणदायक गैस ऑक्सीजन की कमी हो जाने से वातावरण की वायु का संगठन असंतुलित होने लगता है, जो जनजीवन पर विपरीत प्रभाव डालता है। पर्यावरण के प्रकार तथा उनका जनजीवन पर प्रभाव। बच्चों, इसको 4 भागों में बांटा गया है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। वायु प्रदूषण। शुद्ध वायु मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु जब वायु दूषित हो जाती है तो वो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। प्रायः वायु में विसरण का गुण होने के कारण वायु की अशुद्धियाँ अपने आप समाप्त हो जाती हैं, किंतु अशुद्धियों की अत्यधिक मात्रा वायु को शुद्ध रहने में बाधा पहुंचाती है। वायु के दूषित होने के निम्न प्रमुख कारण हैं। पहला, वायु में श्वसन क्रिया। श्वसन प्रत्येक प्राणी श्वास लेता है। श्वास द्वारा जो वायु शरीर में प्रवेश करती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है। अधिक भीड़ वाले स्थानों की वायु में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जो श्वास द्वारा शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। दूसरा, जलने की क्रिया। विभिन्न वस्तुओं के जलने से उनके धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कोयला जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये हानिकारक गैस है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तीसरा है जैव पदार्थ। बच्चों, जैव पदार्थ में जिन स्थानों पर मृत शरीर, वनस्पति व अन्य गंदगी सड़ती रहती हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फर आदि गैसें उत्पन्न होती हैं, जो वायुमंडल की वायु को दूषित बनाती हैं। चौथा है जीवाणु। रोगी के श्वास क्रिया, छींकने, थूकने, उल्टी व मल द्वारा रोग के जीवाणु रोगी के शरीर से बाहर निकलकर वायु में मिल जाते हैं, जिनमें वायु दूषित हो जाती है। पांचवा, धूल के कण व अन्य रेशे। कुछ व्यवसाय जैसे पत्थर, सीमेंट के कारखानों से धूल के कण तथा
रुई धुलने, ऊन, कांच, शीशे, चमड़े तथा कपड़े के औद्योगिक स्थान आदि में उन पदार्थों के सूक्ष्म रेशे वायुमंडल में मिलकर वहां पर कार्य करने वाले के स्वास्थ्य को खराब करते हैं। छठा, औद्योगिक अपशिष्ट। कल कारखानों, विशेषकर रासायनिक पदार्थों को बनाने वाले कारखानों, पेट्रोल साफ करने वाले संयंत्रों, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, कांच, कागज आदि के कारखानों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर आदि के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, धातु कण, विभिन्न फ्लोराइड्स आदि भी वायु में पहुंचकर उसे दूषित करते हैं। सातवां, रेडियोधर्मी पदार्थ। परमाणु विस्फोटों आदि से भी अनेक प्रदूषक वायुमंडल में आते हैं। इन प्रदूषकों को रेडियोधर्मी पदार्थ कहा जाता है। पर्यावरण पर उनका दुष्प्रभाव बड़े लंबे समय तक पड़ता है। आठवां, कृषि रसायन। विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक तथा कवकनाशी पदार्थ आदि वातावरण में कार्बन, फास्फोरस, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, हानिकारक गैस, आर्सेनिक तथा सीसा आदि पहुंचाते हैं। धातु कमी प्रक्रम। विभिन्न धातु कमी प्रक्रमों से सीसा, क्रोमियम, निकेल, आर्सेनिक आदि प्रदूषक वायु में आते हैं। वृक्षों का अंधाधुंध कटाव। बढ़ती जनसंख्या के आवास, ईंधन तथा भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज बड़ी मात्रा में वनों को काटकर साफ किया जा रहा है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन इत्यादि गैसों का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे वायुमंडल को अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर अपने भोजन बनाते हैं और उसके बदले ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वायु में विद्यमान अशुद्धियां मानव जीवन के लिए निम्न प्रकार हानिकारक हैं। जैसे पहला, सल्फर डाइऑक्साइड। इससे फेफड़ों के ऊतकों पर कुप्रभाव, पुरानी खांसी का रोग हो जाता है। दूसरा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फरों का कैंसर, इन्फ्लुएंजा के प्रति प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास करता है। तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मस्तिष्क पर कुप्रभाव, सोचने विचारने की शक्ति का ह्रास करते हैं। चौथा, सूक्ष्म कण, जिसमें पहला है कैडमियम व शीशा। रक्तचाप में वृद्धि, रुधिर में अधिक मात्रा के कारण मृत्यु तथा कम मात्रा के कारण तंत्रिका तंत्र तथा गुर्दों पर कुप्रभाव। दूसरा है राख, कलिका व धुआं। नेत्रों में जलन व अन्य रोग, फेफड़ों का कैंसर की संभावना रहती है। बच्चों, पांचवा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल की ओजोन की परत में छिद्र कर रहा है, जिससे पराबैंगनी किरणें सूर्य के प्रकाश द्वारा अधिक में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसे असाध्य रोग की उत्पत्ति का कारण बन रही है। दूसरा है जल प्रदूषण। कूड़े, कचरे, रासायनिक पदार्थ, गंदगी या अन्य बाहरी पदार्थ के जल में मिल जाने से जल में गंदगी उत्पन्न हो जाती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसी को जल का प्रदूषण कहते हैं। इससे अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं। ये रोग कभी कभी महामारी के रूप में ले लेते हैं। जल निम्न प्रकार से दूषित हो जाता है। पहला है बड़े बड़े उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल तथा गंदे नालों की गंदगी नालियों में पहुंच जाती है, जिससे जल में खनिज, लवण, कार्बनिक पदार्थ का तथा रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं। दूसरा, नदियों में शव प्रवाह
कूड़ा करकट डालने से जल प्रदूषित होता है। तीसरा, तालाब के किनारे मल त्यागने, स्नान करने, जानवरों को स्नान कराने से तालाब का स्थिर जल दूषित हो जाता है। चौथा, जल वर्षा भी जल को दूषित बनाती है। वायु में अत्यधिक मात्रा में मिली हुई कार्बन तथा सल्फर आदि की मात्रा वर्षा द्वारा फिर पृथ्वी पर वापस आती है। इस वर्षा का जल अम्लीय होता है। वर्षा का ये दूषित जल पेड़ पौधों तथा इमारतों को धीरे धीरे हानि पहुंचाता है। जल में विद्यमान गंदगी का मानव पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? पहला, कीटाणु तथा हानिकारक जैसे DDT, PCB आदि। मस्तिष्क पर कुप्रभाव, जिगर, लीवर का कैंसर हो जाता है। लेड व मरकरी के यौगिक मानव तंत्रिका तंत्र पर विषैला प्रभाव, अधिक्य से मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तीसरा, मनुष्यों द्वारा वाहित जल। मनुष्यों में विभिन्न रोग जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिश, पीलिया आदि हो जाता है। चौथा, तैलीय प्रदूषक जैसे पेट्रोल, इथिलीन आदि। इससे बच्चों बड़ी संख्या में मछलियों की मृत्यु से आर्थिक क्षति होती है। इस प्रकार की मछलियों एवं अन्य समुद्री जीवों को खाने से अनेक रोग की संभावना रहती है। पांचवा, रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे कार्बन 14, स्ट्रोंशियम 90 इत्यादि। रेडियोधर्मी जल अथवा जल प्राणियों के सेवन से ये पदार्थ मानव शरीर में पहुंचकर ल्यूकीमिया व कैंसर जैसे भयानक रोग उत्पन्न करते हैं। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। कारखानों, रेलवे स्टेशनों से आने वाले तेज लगातार आवाज़ें, लाउड स्पीकर, मोटर स्कूटर, जनरेटर आदि की आवाज़ें भी एक प्रकार का ऐसा प्रदूषण है जो व्यक्ति की श्रवण शक्ति को हानि पहुंचाता है तथा मनुष्य के हृदय पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई डेसिबल है। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि 100 डेसिबल से अधिक ध्वनि का मानव के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यदि मनुष्य केवल 85 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि निरंतर सुनता रहे तो वो उसे कुछ ही समय में अस्वस्थ बना देगी। वैज्ञानिकों का मत है कि निकट भविष्य में ध्वनि प्रदूषण मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होगा। चौथा, रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज का युग परमाणु युग है, जिससे परमाणु विस्फोटकों तथा नाभिकीय हथियारों की होड़ लगी है, जिससे वातावरण दूषित होता है। परमाणु बम के विस्फोट के फलस्वरूप रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में मिल जाते हैं और वायु के माध्यम से मनुष्य तक पहुंचकर मानव कोशिकाओं को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे मनुष्य की कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं। इसी प्रकार जल के अंदर विस्फोट करने पर रेडियोधर्मी पदार्थ जल में मिल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। कोबाल्ट 60, स्ट्रोंशियम 60, कैल्शियम 60, कार्बन 14, ट्रिटियम आदि मुख्य रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के अत्यधिक घातक परिणाम होते हैं। ये परिणाम इतने भयंकर होते कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। इसके दुष्परिणाम से बच्चों की गर्भाशय में मृत्यु हो जाती है। यदि गर्भ के समय संतान बच भी जाए तो विकलांग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के जीन्स में परिवर्तन हो जाते हैं। जल में मिलकर रेडियोधर्मी पदार्थ से दूषित होता है, जिससे वहाँ के जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। ब्लड कैंसर होने का खतरा रहता है। किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक क्षति हो सकती है तथा मनोविषिप्तता
या स्नायु तंत्र का ठीक से कार्य न करना आदि के घातक परिणाम सामने आते हैं। प्रभावित भूमि इतनी अधिक रेडियोधर्मी हो सकती है कि अनेक वर्षों तक वो भूमि रहने तथा कृषि योग्य नहीं रह पाती। वायु प्रदूषण की रोकथाम। आज जनजीवन विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से ग्रस्त है। ये प्रदूषण ही हमारे पर्यावरण को दूषित बनाकर जनजीवन को विभिन्न प्रकार से नष्ट करता है। इसकी रोकथाम के उपाय निम्न प्रकार किए जा सकते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। पहला, कूड़े करकट गंदगी व मलमूत्र आदि का जल विसर्जन प्रतिबंधित होना चाहिए। दूसरा, सीवर प्रणाली का विस्तार होना चाहिए। सीवर के जल को नगर के बाहर किसी उपयुक्त स्थान पर दोष रहित रहने के पश्चात नदी आदि में प्रवाहित करना चाहिए। तीसरा, मृत प्राणियों अथवा उनकी राख का जल विसर्जन प्रतिबंधित होना चाहिए। चौथा, उद्योगों एवं कारखानों के अवशिष्ट पदार्थों का जल स्रोतों में प्रवाह प्रतिबंधित होना चाहिए। पांचवा, जल के शुद्धिकरण के लिए जल स्रोतों में मछलियाँ, शैवाल तथा अन्य जलीय पौधे उगने चाहिए। छठा, DDT व एल्ड्रीन जैसे विषैले पदार्थों का प्रयोग सीमित किया जाना चाहिए। नदियों, झीलों एवं तालाबों के किनारों पर वस्त्र आदि नहीं धोने चाहिए। आठवां, विषैले प्रदूषकों जैसे लेड, मरकरी व कीटनाशकों आदि को नदियों द्वारा समुद्र तक पहुंचाने से रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। नवां, परमाणु भट्टियों और नाभिक के विखंडन के प्रयोगों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तथा समुद्र के जल को रेडियोधर्मी पदार्थों से मुक्त रखना चाहिए। जल का शुद्धिकरण। पीने वाले अशुद्ध जल को निम्न विधियों द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। भौतिक विधि, जल को उबालकर प्रयोग किया जाए। रासायनिक विधि, फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर आदि द्वारा जल को शुद्ध किया जाए। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण रोकने का अर्थ है वायु को अशुद्ध होने से बचाना। इसके दो मुख्य साधन हैं, प्राकृतिक साधन और दूसरा कृत्रिम साधन। पहला, प्राकृतिक साधन वायु को शुद्ध रखने के लिए प्रकृति स्वयं सहायक होती है। वायु का विसरण का गुण वर्षा, आंधी, गर्म वायु, पेड़ पौधे, धूप तथा ऑक्सीजन वायु में मिली हुई विभिन्न गंदगी को दूर करता रहता है। जैसे वर्षा से धूल के कण, तेज वायु द्वारा हानिकारक गैसें तथा तेज धूप विभिन्न रोगाणुओं को नष्ट करने में मदद देती हैं। दूसरा, कृत्रिम साधन। प्राकृतिक साधनों के अतिरिक्त कुछ कृत्रिम साधन भी हैं जिनका प्रयोग करके पर्यावरण को वायु प्रदूषण से मुक्त रखा जाता है। पहला, पेड़ पौधे लगाकर अधिक से अधिक हरियाली का वातावरण बनाना। दूसरा, सभी मकानों और निवास स्थानों को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हवा एवं सूर्य के प्रकाश के आने जाने की उचित व्यवस्था रहे। तीसरा, घरों पर जहाँ अंगीठी आदि जलाई जाती है वहाँ से धुआं निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए एक ऊंची चिमनी लगा देनी चाहिए ताकि धुआं एवं दूषित गैसें घर के अंदर एकत्रित ना हो जाएं। चौथा, पशुओं को अपने निवास स्थान से कुछ दूर रखना चाहिए। इससे गंदी गैसें घर में एकत्रित नहीं होने पाती। पांचवा, प्रत्येक बस्ती में काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे उगाने चाहिए। ये वनस्पति वायु में
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। चौथा, खाली भूमि से धूल उड़ती है तब वायु को दूषित करती है, अतः खाली भूमि नहीं छोड़नी चाहिए। सातवां, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों तथा फैक्ट्रियों की बस्ती से दूर बनाना चाहिए। जहाँ अधिक वाहन चलते हैं वहाँ की सड़कें पक्की होनी चाहिए। कच्ची सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी छिड़कने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय। पहला, कल कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों को आवास क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाए। दूसरा, आवास क्षेत्रों में उच्च ध्वनि वाले लाउडस्पीकरों पर कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। तीसरा, वाहनों की ध्वनि को नियंत्रित करने के समस्त तकनीकी उपाय करने चाहिए। ऊंची ध्वनि वाले हॉर्न नहीं लगाए जाने चाहिए। चौथा, औद्योगिक शोर को प्रतिबंधित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में साइलेंसर यंत्र लगाने आवश्यक कर देना चाहिए। जनसंख्या प्रदूषण रोकने के उपाय। जनसंख्या सीमित रखने के लिए जन्म दर कम की जाए। दूसरा, जनसंख्या के घनत्व को कम किया जाए। तीसरा, जनजीवन के जीवन स्तर को ऊंचा बनाया जाए। पांचवा है रेडियोधर्मी प्रदूषण रोकने के उपाय। रेडियोधर्मी प्रदूषण रोकने के लिए ये अति आवश्यक है कि परमाणु संयंत्रों से रेडियोधार्मिकता फैल सकती है। उनके प्रयोग में पूर्ण सावधानी बरती जाए। परमाणु परीक्षण जनशून्य स्थानों पर ही किए जाएं। परमाणु शक्ति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर सख्ती से पालन किया जाए। कानून तोड़ने वालों को कड़ा दंड दिया जाए। परमाणु शस्त्र विहीन विश्व के लिए सच्चे मन से प्रयास किए जाएं। पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण संरक्षण को निम्न 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक संरक्षण, दूसरा निस्वास्थ्य संरक्षण, तीसरा है भूमि उपयोग संरक्षण, चौथा है सृजनात्मक संरक्षण। प्राकृतिक संरक्षण, इसके अंतर्गत जंगलों, दुर्लभ जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधों, विभिन्न पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण आदि को लिया जाता है। आज के दूषित पर्यावरण के कारण धीरे धीरे इनका अस्तित्व भी समाप्त की ओर है। अतः वन संपदा के दोहन, पेड़ों की कटाई, पशु पक्षियों के भी शिकार, उनको पकड़ने तथा उनके व्यापार को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। दूसरा, निवासीय संरक्षण। आज सप्ताह की दौड़ में विभिन्न उद्योगों, कल कारखानों तथा नई आवास कॉलोनियों के निर्माण आदि ने हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। उनके परिणामों का आकलन तथा उनकी रोकथाम के निवासीय संरक्षण का मुख्य विषय है। इसके लिए उद्योगों से निकलने वाले धुएं, दूषित जल, अवशिष्ट रसायनों के निस्तारण की उचित व्यवस्था के बाद ही इनकी स्थापना की अनुमति मिलनी चाहिए। इसी प्रकार कॉलोनियों की गंदगी तथा उनसे निकलने वाले सीवर लाइनों के दूषित जल आदि की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा है भूमि उपयोग संरक्षण। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों में सामंजस्य स्थापित करना है। इसके लिए उत्सव तथा बंजर भूमि का सुधार करके उसे खेती आदि के उपयोग में लाना चाहिए, जिससे खेती के लिए जंगलों का कटना बंद हो सके। चौथा, सृजनात्मक संरक्षण। वन विहार, पक्षी विहार, आवागमन के विभिन्न साधन, बांध, पुल, बाग बगीचे, हरियाली के लिए लगाए गए पेड़ पौधों आदि को
जो कि मानव निर्मित हैं, सृजनात्मक संरक्षण के अंतर्गत सीमित किया जा सकता है। इन सभी के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए कठोर से कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के भारतीय सरकारी उपाय। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण विभाग की स्थापना की है। पर्यावरण एवं वन की नाम से एक स्वतंत्र विभाग केंद्र मंत्रालय के अधीन गठित किया गया है। इसी विभाग के अंतर्गत अधीन राष्ट्रीय पर्यावरण एवं समन्वय समिति की स्थापना की गई है। अभी तक इन विभागों ने निम्नलिखित उपाय किए हैं। सन 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन में उपस्थित देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में लिए गए निर्णय अनुसार प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसी दिन सरकारी स्तर पर वर्ष भर की पर्यावरण संबंधी उपलब्धियों की समीक्षा की जाती है। सरकार ने जल प्रदूषण कानून, वन्य प्राणी संरक्षण कानून, भारतीय वन्य कानून आदि बनाए हैं। औद्योगिक प्रयोजनाओं द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए नए उद्योग खोलने वालों से प्रदूषण रोकने के उपायों की गारंटी ली जाती है। जल प्रदूषण रोकने के लिए केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। गंगा 2 आब सम्मेलन। कोलकाता में 1985 में गंगा 2 आब सम्मेलन संपन्न हुआ था। इसमें गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने और उसकी पवित्रता व सौंदर्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। इसकी पूर्ति के लिए गंगा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत गंगा की सफाई का कार्य तेजी से चल रहा है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। आगरा में ताजमहल को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए वहां चलने वाले दोनों ताप विद्युत ग्रहों को बंद कर दिया गया है। रेलवे यातायात में कोयले के इंजन का स्थान डीजल के चलने वाले इंजनों ने ले लिया है। यंत्र तंत्र सर्वत्र वृक्षारोपण पर अधिक बल दिया जा रहा है। नगरों तथा गांवों की सफाई के लिए विश्व बैंक की सहायता से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण संरक्षण के निम्न लाभ हैं। पहला, शुद्ध वायु प्राणियों के जीवन का आधार है। पर्यावरण संरक्षण के कारण हमें श्वसन क्रिया के लिए स्वच्छ वायु प्राप्त होती है। दूसरा, उचित पर्यावरण आवश्यक नमी बनाए रखता है, जिससे तापक्रम नियंत्रण में सहायता मिलती है। शुद्ध जल प्राणी के स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा जीवित रहने के लिए अनिवार्य पदार्थ है, जो शुद्ध पर्यावरण द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। अतः पर्यावरण संरक्षण से हमें जीवन के लिए पर्यावरण मात्रा में शुद्ध जल प्राप्त होता है। चौथा, जंगल, पहाड़, पर्याप्त वर्षा व भूमि के कटाव रोकने को व रेगिस्तान न बनने देने के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक है। पांचवा, हरियाली अर्थात हरे भरे पेड़ पौधे पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण में वनों, पार्कों, प्राणी उद्यानों आदि की स्थापना के फलस्वरूप प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन सर्वसुलभ होते हैं। छठा, पर्यावरण संरक्षण से भूमि की उपजाऊ शक्ति कायम रहती है। इससे खाद्यान्न समस्या के उत्पन्न होने की संभावना समाप्त हो जाती है। जंगलों, पहाड़ों से विभिन्न औद्योगिक जड़ी बूटियां जलाने व फर्नीचर के लिए
लकड़ी तभी तक प्राप्त होती रहेगी जब तक हम पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए इनका दोहन करेंगे।